हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। आज के वीडियो मैं अल्केन पे बना रहा हूं और ये वन एक्सक्लूसिव वीडियो है अल्केन पे फॉर 11th एग्ज़ाम। मीन्स इस वीडियो में 11th एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसी को केवल बताऊंगा। मीन्स यह वीडियो जेईई मेन नीट और एडवांस के लिए नहीं है। ओनली जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको एनसीईआरटी का जो बुक है जिससे क्वेश्चन आता है उसी पे बना रहा हूँ। मीन्स एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया हुआ है केवल वही बताऊंगा और कुछ भी नहीं, राइट। फिर इसके बाद वीडियो बनाऊंगा उसमें जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए होगा, लेकिन यह ओनली 11th के लिए है। वन शॉर्ट वीडियो है, पूरा अल्केन के जितने भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है सबको इसमें बता दूंगा। ओके, शुरू करते हैं फटाफट। अल्केन के प्रिपरेशन का पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन से अल्केन का प्रिपरेशन। तो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्कीन और अल्काइन से अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। वो कैसे करेंगे? तो अल्कीन और अल्काइन से अल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग उसका रिडक्शन करते हैं। मीन्स रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के रिडक्शन करके हम लोग अल्केन बनाएंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा अल्कीन है, अल्कीन में हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। अगर हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर देंगे पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन करेक्ट कर देंगे तो हमारा अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन का अल्केन में जो कन्वर्सन होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड है और उसके बदले में अल्केन में सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड का स्टेबिलिटी लो होता है, तो कोई भी हमारा अल्केन अपने अल्कीन से मोर स्टेबल होता है, क्योंकि अल्केन में ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होता है, मीन्स बॉन्ड भी ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। जबकि अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड रहता है, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो रिएक्शन पक्का एक्सोथर्मिक होगा। तो अल्कीन का अल्केन में कन्वर्सन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मीन्स इस रिएक्शन ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक नेचर होने के बावजूद यह रिएक्शन नहीं होता है। मीन्स अगर आप अल्कीन में एक वेसल में अल्कीन लो, उसमें हाइड्रोजन गैस डाल दो तो ऐसा नहीं होगा कि वो अल्कीन बन जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है जबकि प्रोडक्ट तो मोर स्टेबल है रिएक्टेंट से? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने का दो फैक्टर होता है। एक जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर बोलते हैं, वह डिपेंड करता है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है रिएक्टेंट से तो वह रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अलाउड होता है, मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन एक होता है काइनेटिक फैक्टर, जिसको बोलते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। सभी रिएक्शंस का कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो कोल का बर्निंग, कोल का कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी है। लेकिन क्या कोयला को हवा में रख दोगे जलना शुरू हो जाएगा? नहीं। कोयला को जलाना शुरू करने के लिए आपको एक बार माचिस लगाना पड़ेगा, मीन्स आपको एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ता है। तो सभी रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक्साइटेशन एनर्जी होता है। जिस रिएक्शन का एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है वह रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और वह जल्द नहीं होता है। जैसे ये हमारा रिएक्शन, यह रिएक्शन ऐसे नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और जब तक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा, जब तक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक यह हमारे अल्कीन के कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा। जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक अल्कीन फॉर्म हो नहीं होगा। तो यह रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हम लोग कैटलिस्ट एम्प्लॉय करते हैं। मीन्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बट जैसे ही हम लोग प्लैटिनम और प्लैडियम और निकेल कैटलिस्ट, इस तीनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। मीन्स हमारा मेटालिक कैटलिस्ट ये रिएक्शन को कैरी आउट करा देता है। प्लैटिनम और प्लैडियम तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करता है, बट निकेल हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है। लेकिन तीनों में से किसी भी कैटलिस्ट को यूज़ करोगे तो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब कैटलिस्ट आखिर करता क्या है, किस तरह से हो जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो रिएक्शन का मैकेनिज्म यह है कि हमारा जो सॉलिड कैटलिस्ट होता है, मीन्स प्लैटिनम जो कैटलिस्ट है या प्लैडियम किसी को भी लो, प्लैटिनम प्लैडियम कोई भी मान सकते हो मेटल,
इसके सरफेस पे बहुत सारे एक्टिव साइट्स होता है, इसको एक्टिव साइट्स बोलते हैं, एक्टिव साइट्स। जब हाइड्रोजन गैस इसके करीब आता है तो हाइड्रोजन गैस को अट्रैक्ट करता है हमारा कौन है, प्लेटिनम, अपने सरफेस पे। जब हाइड्रोजन गैस और करीब आ जाता है तो करता क्या है कि प्लेटिनम अपने एक एक्टिव साइट से एक हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करता है और दूसरे एक्टिव साइट से दूसरे हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट करता है। मीन्स जब हाइड्रोजन करीब आता है, और यहाँ पे पहले मैं बता दूं, हाइड्रोजन मोलिक्यूल जब प्लेटिनम के सरफेस से अट्रैक्ट होता है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीन्स अट्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन। जैसे मान लो पानी में स्पॉन्ज डालते हो तो वाटर पूरे स्पॉन्ज के अंदर चला जाता है, तो उसको बोलेंगे कि स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स वाटर। लेकिन जब आप लकड़ी पे पेंट करते हो या वाल पे पेंट करते हो तो पेंट ओनली सरफेस पे रहता है, तो उसको बोलेंगे कि वुड एब्जॉर्ब्स पेंट, मीन्स अपने सरफेस पे केवल अट्रैक्ट कर रखा है। वही यहाँ भी करता है हमारा प्लेटिनम। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होता है कि ये जो एक्टिव साइट्स है हमारे प्लेटिनम में, टू कंसेक्यूटिव एक्टिव साइट्स के बीच का डिस्टेंस अगर L1 है और हमारे हाइड्रोजन मोलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ अगर L2 है, L2 या बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 मोलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ अगर L2 है, मीन्स हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस L2 है और इस कैटलिस्ट के दो एक्टिव साइट्स के बीच का डिस्टेंस L1 है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि L1 का वैल्यू L2 से ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि पहले कैटलिस्ट हमारा हाइड्रोजन मोलिक्यूल को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करता है। जब मोलिक्यूल थोड़ा करीब आ जाता है तो दोनों एटम को अलग अलग एक्टिव साइट्स में अट्रैक्ट करने लगता है, इस एटम को इस साइट में और इस एटम को इस साइट में। अब इससे होता क्या है कि हमारे हाइड्रोजन मोलिक्यूल का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, एटम्स जब दूर होने लगते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एटम्स जब करीब आते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है, एटम एक दूसरे से अवे होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम दोनों साइड्स में अट्रैक्ट होने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है और इस तरीक़ा से हमारा ये हाइड्रोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली ब्रेक होने लगता है। मीन्स यह होमोलाइसिस बॉन्ड का होने लगता है। और फाइनली हमारा प्लैटिनम का दोनों एक्टिव साइट्स दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग अलग अपने एक्टिव साइट्स पे अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरीक़ा से यह हाइड्रोजन एटम इससे अट्रैक्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन एटम इससे अट्रैक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन मोलिक्यूल हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दोनों हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा कैटलिस्ट अपने सरफेस पे हाइड्रोजन मोलिक्यूल को अट्रैक्ट करके उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके उनको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक हाइड्रोजन बना दिया। अब ये हाइड्रोजन रेडी है, एक्टिवेट हो चुका है अल्कीन में कनेक्ट होने के लिए। तो अगला का स्टेप देखिए कैसे होता है। अब हमारा कैटलिस्ट इस अल्कीन को अप्रोच करता है, कैटलिस्ट अल्कीन के अप्रोच करता है। अब ये कैटलिस्ट हमारा पीटी कैटलिस्ट जो हाइड्रोजन को लिया हुआ है, अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक करता है। दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। आपको पता है फ्री रेडिकल से ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो चाहता है कि बगल वाले एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर ले। अब जैसे ही अटैक करता है कार्बन पे, इस पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों ही कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यह कार्बन इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाता है, यह कार्बन इस हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाता है और इस तरीक़ा से हमारे अल्कीन में दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि साइन एडिशन होता है। साइन का मतलब हुआ सेम साइड, साइन का मीनिंग हुआ सेम साइड। साइन एडिशन होता है हाइड्रोजन का, मीन्स सेम साइड दोनों हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाता है।
ओके, और इस तरीका से हमारा अल्कीन क्या बन गया, अल्कीन। तो यह मैकेनिज्म है अल्कीन का अल्केन में कन्वर्सन का। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है अल्कीन का, इसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, और इस रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो इस कैटालिटिक रिडक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। मीन्स हम लोग बोलेंगे कि वी कैन प्रिपेयर अल्केन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। जिस तरह से अल्कीन क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से अल्काइन का भी हो सकता है। इनफैक्ट अल्काइन अल्कीन से मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि अल्काइन के पास दो पाई बॉन्ड होता है, तो उसका स्टेबिलिटी और कम रहता है। अल्काइन अल्कीन से मोर रिएक्टिव होता है। अगर हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हमारा अल्काइन और अल्कीन, ये हमारा अल्काइन है और ये हमारा अल्कीन है। अल्काइन अल्कीन से मोर रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी की बात करें तो। मीन्स अल्काइन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और फास्टली करता है, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी, अल्काइन का स्टेबिलिटी अल्कीन से भी कम होता है, इसलिए अल्काइन और मोर रिएक्टिव होता है। तो हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन को अल्केन बना सकते हैं और अल्काइन को भी अल्केन बना देंगे। ये हमारा अल्काइन का जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा तो इसमें भी कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लैडियम इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन गैस पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर दूसरा ब्रेक करेगा। मीन्स अल्काइन में दो H2 मोलिक्यूल कनेक्ट होगा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस तरीका से हमारा अल्काइन क्या बन जाएगा, अल्केन। तो अगर इस तरह लिखा रहे जिसे अल्कीन है, अल्कीन के 1 मोल में 1 मोल अल्कीन में 1 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है। इसके 1 मोल में एक ही, मतलब इसके 1 मोलिक्यूल 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल H2 चाहिए। और लेकिन हमारे अल्काइन में दो पाई बॉन्ड होता है, तो अल्काइन के 1 मोल को रिड्यूस करके अल्केन बनाने के लिए 2 मोल H2 चाहिए। तो केवल इसी का फर्क आएगा। लेकिन अल्कीन हो या अल्काइन हो, दोनों ही फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। भी रिड्यूस होकर अल्केन बन जाएगा और ये भी बन जाएगा अल्केन। तो यह था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जो एनसीईआरटी का रिएक्शन है। ओनली मैं एनसीईआरटी का ही रिएक्शन ही बताऊंगा। ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो जेई और नीट के लिए देख रहा है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये ओनली एनसीईआरटी पे फोकस्ड है। अब अगला, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय रिडक्शन ऑफ हैलोअल्केन। रिडक्शन ऑफ हैलोअल्केन। हैलोअल्केन के रिडक्शन के तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैं वही बताऊंगा यहाँ पे। हैलोअल्केन को जब हम लोग रिड्यूस कराते हैं किससे जी, जिंक इन एसिडिक मीडियम, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। जिंक डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग काम करता है, यह काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। यह हमारे हैलोअल्केन को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन करके अल्केन बनाता है और साथ में बन जाता है HX, राइट। तो यह रिडक्शन मीन्स कोई भी हैलोअल्केन लोगे फ्लोराइड को छोड़ करके, तो हमारा Zn इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड वो HCl हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए। वह हमारे हैलोअल्केन को रिड्यूस करके अल्केन बना देगा। हम मान लो कोई रिएक्शन लेते हैं हम लोग इस तरह से, CH3Br अगर आप लेते हो, H2 Zn HCl, तो क्या बन जाएगा जी, ये Br हटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो मीथेन बन गया HBr। अगर आप इस तरीक़ा से Cl, यहाँ भी वही कहानी, Zn HCl यूज़ करोगे, क्या होगा, Cl हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये है एक Cl और इसका एक हाइड्रोजन, HCl बन के बाहर निकल जाएगा।
तो इस तरीक़ा से किसी भी अल्केन को आप किसी भी हैलोल्केन को रिड्यूस करके आप अल्केन बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट एसिड। ओके, तो ये दूसरा रिएक्शन है। तीसरा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के हेल्प से अल्केन का प्रिपरेशन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? हैलो अल्केन को जब हम लोग सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्ट कराते हैं तो हैलो अल्केन का 2 मोलिकुल्स, यहाँ 2 लिखा रहे ना लिखा रहे, इसका 2 मोलिकुल्स आपस में कपल्ड होकर के एक बड़ा सा अल्केन फॉर्म करता है और साथ में सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ड्राई ईथर है क्या? ड्राई ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। हैलो अल्केन हमारे ईथर में सोलेबल होता है, दोनों का पोलैरिटी कंपेरेबल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ईथर है चल गया सॉल्वेंट। ड्राई इसलिए है कि ड्राई अगर रहेगा, ड्राई का मीनिंग है इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, ट्रेसेस ऑफ वाटर भी नहीं होना चाहिए, मीन्स वाटर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। अगर वाटर थोड़ा सा भी रहेगा तो वाटर सोडियम से रिएक्शन कर लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फिर रिएक्शन बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ड्राई ईथर ही लेते हैं हम लोग। अब ये नेम्ड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे इस रिएक्शन में होता क्या है कि हैलो अल्केन का 2 मोलेकुल का अल्काइल पार्ट आपस में कनेक्ट होकर बड़ा सा अल्केन बन जाता है और हैलोजन और सोडियम हैलाइड बन जाता है। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, वो जो जेईई मेन नीट एडवांस के लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूँ जिससे प्रैक्टिकली आप प्रोडक्ट लिख सको वो क्या होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो यह रहा है कि सोडियम हैलाइड का 2 मोलेकुल और हैलो अल्केन का 2 मोलेकुल्स और 2 सोडियम है, मीन्स इस हैलो अल्केन का है एक हैलोजन, इस हैलो अल्केन का है हैलोजन, ये दोनों सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम हैलाइड बन के बाहर निकल जाता है और हैलोजन के जाने के बाद इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों अल्काइल आपस में कनेक्ट हो जाता है। मीन्स हैलोजन अल्काइल के जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसी का बॉन्ड खाली होगा, तो उसी दोनों को आपस में कनेक्ट करना है और इससे क्या बन गया, एक बिगर एल्केन बन गया और साथ में NX। इसको कपल्ड बोलते हैं, मीन्स से कपल्ड अल्केन बोलते हैं, अल्काइल का कपलिंग हुआ, अल्केन फॉर्म्ड बाय कपलिंग ऑफ अल्काइल, कपलिंग ऑफ अल्काइल्स, ये हुआ। अब इस आधार पे हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो अगर मैं हैलोमीथेन लिया, इसको सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो क्या होगा, इसका भी 2 मोलेकुल, यहाँ 2 लिखा रहे ना लिखा रहे, क्योंकि 1 मोल भी लोगे तो 1 मोल के अंदर कितना मोलेकुल्स रहता है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, इसलिए यहाँ पे 2 लिखने से कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि हैलो अल्केन ड्राई ईथर लोगे वुड्स रिएक्शन ही होगा और वुड्स रिएक्शन में 2 मोलेकुल्स के अल्काइल पार्ट आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर उससे बिगर अल्केन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 2 हैलो अल्केन का दोनों मिथाइल कनेक्ट होगा और बन जाएगा इथेन और हैलोजन सोडियम हैलाइड बन गया। अगर मान लो आप ब्रोमीथेन तुम लेते हो, सोडियम ड्राई ईथर, तो इसका भी इथाइल, दोनों मोलिकुल का इथाइल आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा और 2 NaBr, राइट। अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर इस तरह का हम लोग हैलो अल्केन लेते हैं, सोडियम ड्राई ईथर, तो इसका भी 2 मोलेकुल, तो Br हटेगा, दोनों मोलेकुल कनेक्ट हो जाएगा। तो देख लो कैसे लिखेंगे हम लोग, CH3 CH, CH3 इसका बॉन्ड खाली, फिर दूसरे मोलेकुल का ही CH कनेक्ट होगा इसमें,
इसमें भी लगा हुआ है CH3 और साथ में आ गया 2NaBr, राइट। अब मान लो अगर एक मोलिकुल में लूँ, यहाँ पे 2 लिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको पता है व्हाट विल हैपन। यहाँ भी वही होगा, इसका 2 मोलिकुल कनेक्ट होगा, मीन्स यहाँ से Br हटेगा और इसका बॉन्ड खाली होगा, फिर दूसरे मोलिकुल का Br हटेगा, उसका बॉन्ड खाली होगा, दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट कर दो, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। ओके, अगर इस तरह का लिया जाए, यहाँ पे Br हटेगा, CH3 CH2 CH CH3 बॉन्ड खाली हो गया, CH3 CH2 CH CH3, राइट। इस तरीक़ा से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये तो हुआ कि वुड्स रिएक्शन में कपलिंग होता है, तो प्रोडक्ट में जो अल्केन रहता है उसमें कार्बन का नंबर इवन हो जाता है। अगर हमें ऑड नंबर कार्बन अल्केन बनाना होगा तो क्या करना होगा, मीन्स इफ़ आई वांट टू प्रोड्यूस प्रोपेन बाय वुड्स रिएक्शन, तो हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए तो एक हाइड्रोजन लेने से होगा नहीं, क्योंकि एक वाले लोगों तो कपलिंग हो जाएगा तो उसका दुगना नंबर हो जाएगा, ये तो ऑड नंबर का है। तो इसमें 2 डिफरेंट हमें हाइड्रोजन लेना होगा, मीन्स एक लेना होगा 1 कार्बन वाला और एक लेना होगा 2 कार्बन वाला। तो ऐसे मीन्स 2 डिफरेंट हाइड्रोजन लेने पे हो सकता है। 2 डिफरेंट हाइड्रोजन लोगे तो ये हो सकता है। अब देखो क्या होगा, अब इसका 2 मोलिकुल आपस में कनेक्ट होगा, इसका मिथाइल इसका इथाइल, तो प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन इसका 1 मोल इसका 1 मोल रहेगा, तो अब पता है हम कितना सारा मोलिकुल हुआ। 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मोलिकुल होता है, तो इसका और इसका एक मोलिकुल तो आपस में कनेक्ट होकर प्रोपेन फॉर्म करेगा ही, साथ में इसका भी 2 मोलिकुल आपस में कनेक्ट होकर के इथेन भी फॉर्म कर देगा और इसका 2 मोलिकुल आपस में कनेक्ट होकर के ब्यूटेन भी फॉर्म कर देगा। मतलब मीनिंग यह हुआ, साथ में तो मिलेगा ही, सोडियम हैलाइड तो प्रोड्यूस ही होगा, मेन प्रोडक्ट अल्केन है। मीन्स यह हुआ कि जब हम लोग 2 डिफरेंट हैलोल्केन लेंगे वुड्स रिएक्शन में, देन यू विल गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन। अब हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। मैं तो प्रोपेन फॉर्म करने गया हूं, लेकिन साथ में फ्री में मिल गया इथेन और ब्यूटेन, क्योंकि प्रोपेन ऑड नंबर कार्बन अल्केन फॉर्म करने के लिए हमें 2 डिफरेंट हैलोल्केन लेना पड़ता है, और 2 डिफरेंट हैलोल्केन जब लेंगे तो मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। तो यह मेथड अल्केन के मींस ऑड नंबर वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर कार्बन अल्केन के प्रिपरेशन के लिए बेटर मेथड नहीं हुआ। क्यों जी? क्योंकि इस प्रोपेन जो प्रोड्यूस किए, प्रोपेन के साथ सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों होमोलोगस सीरीज है, तीनों में ओनली CH2 का डिफरेंस है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान होगा। अब तीनों से प्रोपेन को सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसके सेपरेशन में पैसा खर्च होगा। सेपरेशन में पैसा खर्च होने का मीनिंग हुआ कि प्रोपेन का जो कॉस्टिंग है बढ़ जाएगा। तो इस मेथड से प्रोपेन को हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। देखो जी, उस मेथड से हम लोग किसी कंपाउंड का प्रिपरेशन नहीं करते हैं जिस मेथड में ज़्यादा पैसा खर्च हो। किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन में अगर पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो उस कंपाउंड का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर वो प्रोसेस बेटर नहीं होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए जिस प्रोसेस में ज़्यादा कॉस्ट आता हो। तो ऑड नंबर कार्बन अल्केन अगर हम लोग बनाएंगे वुड्स रिएक्शन से तो मिक्सचर ऑफ अल्केन फॉर्म होगा, और मिक्सचर से डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करने में काफ़ी पैसा खर्च होगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रॉफिटेबल, वुड्स रिएक्शन नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर कार्बन अल्केन। ठीक कैसे इसके अगर डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से मैं से आपको समझाऊं तो उसका ये होगा, जैसे मान लो तुमसे कोई गेहूं मांगने आया, 1 केजी गेहूं मांगने आया, हाँ तुमने उसको 1 केजी गेहूं को भूसा मिला के दे दिया, वो आदमी नहीं लेगा।
क्योंकि 1 केजी गेहूं को जो आपने भूसा में मिला कर दिया है, भूसा से गेहूं के सेपरेट करने के लिए उसको एक मजदूर रखना पड़ेगा जो 300 रुपये ले लेगा। उससे बेहतर हो मार्केट से 40 रुपये में 1 केजी गेहूं खरीद के लेके आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है। तो हम लोग वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर कार्बोकेन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। फिर साथ में अनसिमेट्रिकल अल्केन का भी नहीं करते। जैसे मान लो इस अल्केन का प्रिपरेशन करना हो तो इसको भी आपको 2 डिफरेंट हेलोकेन लेना पड़ेगा, तब बनेगा। एक कार्बन का रे लेना पड़ेगा, तब ये फॉर्म होगा। राइट। तो हम लोग इस तरह के अल्केन को भी इससे फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट हेलोकेन लेना पड़ेगा। 2 डिफरेंट जब लीजिएगा तो ये तो फॉर्म होगा ही, साथ में इनके कपलिंग से भी फॉर्म हो जाएगा, ये भी कपलिंग करके फॉर्म कर देगा। मीन्स इसके साथ साथ इथेन भी फॉर्म हो जाएगा और इसके साथ साथ ये भी फॉर्म हो जाएगा। CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 मीन्स यहाँ भी हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर कार्बन अल्केन एंड अनसिमेट्रिकल अल्केन। मीन्स वुड्स रिएक्शन में अगर 2 डिफरेंट हेलोकेन लेंगे तो मिक्सचर ऑफ अल्केन फॉर्म होगा, जो हमारे अल्केन के प्रिपरेशन का बेटर मेथड नहीं होगा। ओके, वुड्स रिएक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या है, लेकिन वो सब अलग से बताऊंगा इस वीडियो में, ओनली एनसीईआरटी। तो अगला रिएक्शन और अगला प्रिपरेशन में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन के प्रिपरेशन का 2 मेथड है। एक है पहला बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग हुआ कार्बोक्सिलिक पार्ट को डी करना, मीन्स कार्बोक्सिलिक पार्ट को हटाकर भी हम लोग अल्केन बना सकते हैं। एक ऐसे बनता है, गौर से देखो यहाँ पे RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करते हैं, NaOH प्लस CaO, दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा और CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। तो दोनों का मिला दिया, इसका सोडा लिया इसका लाइम लिया, तो पूरे का नेम हो गया सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलिक पार्ट हट जाता है और अल्केन बन जाता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। अब ये कैसे होता है इस चीज को देखो। RCO माइनस Na+, बेसिकली Na+ का तो वैल्यू है नहीं, एक सोल्यूशन में घूमते रहता है, इसका है। अब यहाँ से होता यह है, या लिख सकते हो Na+। जब हम लोग हीट करते हैं तो वो माइनस चाहता है इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना और CO2 बन के बाहर निकल जाना। तो ये ऑक्सीओ माइनस बोलता है कार्बन से कि मैं तुमसे बॉन्ड फॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन ये कार्बन बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन को समझाता है कि सुनो, चाहो हमसे बॉन्ड फॉर्म करो, हम लोग डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो CO2 बन के बाहर निकल जाएंगे, हम लोग स्टेबल बन जाएंगे। तो कार्बन ये बात समझ जाता है और इस ऑक्सीजन के प्रेशर में इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन चाहता है कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यह कार्बन इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अल्काइल की तरफ शिफ्ट कर देता है और फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद R- बन जाता है, कार्बन में प्लस आ जाता है, कार्बन में प्लस ऑक्सीजन में माइनस, इनके बीच में CO2 फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म हो, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, CO2 बन के बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है R- प्लस CO2।
अगला स्टेप में R माइनस वाटर से H प्लस से ले लेता है और RH बन जाता है, मीन्स अल्केन, और OH माइनस सोल्यूशन में चला जाता है। Na प्लस OH माइनस NaOH बन जाता है और ये बन गया आपका अल्केन, राइट। यही तरीका है। अब इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक पार्ट बाहर निकल गया, इसलिए इसका नेम होता है डी कार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस मेथड से भी हम लोग अल्केन बना सकते हैं। अब जैसे में एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट अगर हम लोग लेते हैं, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, इसको हीट करोगे NaOH प्लस CO के प्रेजेंस में, CO के प्रेजेंस में, तो वही कहानी होगा, ये पार्ट बाहर निकलेगा और CH3H माइनस से कंबाइन करके क्या मीथेन बन जाएगा। ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो CO2 NaOH से रिएक्शन करके फिर Na2CO3 फॉर्म कर लेता है, इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख दिया Na2CO3, ये मीथेन फॉर्म हो गया। हमारा ये डी कार्बोक्सिलेशन से अल्केन का जो प्रिपरेशन है वो मीथेन के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। हालांकि मीथेन के अलावा दूसरा ही फॉर्म कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन ओनली। लेकिन दूसरा ही फॉर्म कर सकते हैं, अगर इथेन फॉर्म करना होगा तो यह लेंगे हम लोग, 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसको हीट करेंगे, फिर यहाँ से CO2 पार्ट निकल जाएगा, ये 2 कार्बन का अल्काइल एनायन बनेगा, फिर वाटर से H प्लस लेकर के इथेन हो जाएगा, राइट। ये तरीका है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन के प्रिपरेशन का जो मेथड है उसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है देखो यहाँ पे, इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इसका लेते हैं, और इस एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेसल होता है जिसमें 2 मेटल का रॉड लगा रहता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि कोई सोडियम सल्फेट है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेटल रॉड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो अगर आप जिंक रॉड लोगे तो या प्लेटिनम अगर है तो पीटी हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, हमारे सोडियम सल्ट ऑफ फैटी एसिड है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, मीन्स RCOO माइनस Na प्लस है, एक्वस है तो H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा, यही इलेक्ट्रोलाइट है। आयंस के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यह दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, मीन्स मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट बैटरी से कनेक्टेड रहता है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनोड, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मेटल प्लेट को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव से कनेक्टेड रहता है उसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे एनायन जाता है, समझना भी आसान है, ए से एनोड, ए से एनायन। कैथोड पे कटायन जाता है, सी से कैथोड, सी से कटायन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, भी याद करना आसान है। एनोड में ए रहता है, कैथोड में सी रहता है, ऑक्सीडेशन में ओ रहता है, रिडक्शन में आर रहता है। पहले ए आता है फिर सी आता है,
पहले वो आता है फिर आर आता है, तो जो पहले आता है वो पहले के पास होगा, मीन्स एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। याद रखना आसान है। अब हम लोग इस सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, एनोड में, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमारा एनायन है वो एनोड पे जाएगा, तो एट एनोड, एनोड पे हमारा यह गया कार्बोक्सिलेट एनायन RCO माइनस, एनोड पे गया, एनोड पे जाकर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये देखो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि ऑक्सीजन पक्का किसी दूसरे का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ऑक्सीजन, तो इसका निगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, बट ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म किया है, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा, जिसमें से 4 तो आपका लोन पेयर के फॉर्म में होगा और एक क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हमारा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया। यह कार्बोक्सिलेट एनायन है, यह कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल है। इसका अगर 2 मोलिकुल गया तो यहाँ 2 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। अब अगला स्टेप में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कार्बन को बोलता है कि सुनो तुम मुझसे बॉन्ड फॉर्म कर लो, और हम लोग CO2 बन के बाहर निकल जाएंगे स्टेबल कंपाउंड। तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, अब ऑक्सीजन इससे बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, इसके लिए कार्बन इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करता है, मीन्स यहाँ पे होमोलाइसिस होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यह कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और CO2 बन के बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है अल्काइल फ्री रेडिकल, चूंकि 2 है तो 2CO2 बाहर निकलता है, और दो अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ बन जाता है। ये दोनों अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग करके एक बड़ा सा अल्केन फॉर्म कर लेता है, राइट। ये तो हुआ एनोड की कहानी। अब कैथोड पे क्या होगा, तो एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा जी, कटायन। यहाँ कटायन कौन है, तो हमारे सॉल्यूशन में कटायन है सोडियम प्लस H+, तो सोडियम प्लस और H+ में H+ जाता है, क्योंकि H+ का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। वो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट है H+ जाएगा, 2H+ गया। इलेक्ट्रोलाइसिस में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होता है उतना गेन होगा, तो यहाँ पे 2 लूज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। 1H+ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया 2 हाइड्रोजन एटम। दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड करके क्या बन गया जी, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीका से जब हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे बनेगा अल्केन और कैथोड पे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। ओके, यह मेथड बेस्ट है इथेन के प्रिपरेशन के लिए। चलिए देखते हैं, ऐसे दूसरे ही फॉर्म कर सकते हैं बट इथेन के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन तो ही कहानी होगा। एट एनोड कौन गया, CH3CO माइनस, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, CH3CO फ्री रेडिकल, 2 मोलिकुल तो 2 यहाँ पे, फिर यहाँ क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, 2CO2 बाहर निकल गया, 2CH3 फ्री रेडिकल बना, दोनों आपस में कपलिंग करके क्या बन जाएगा, इथेन, राइट। एंड एट कैथोड, कैथोड पे 2H+ जाएगा, 2H+ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करके बन गया हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कंबाइंड करके हाइड्रोजन गैस बन गया, राइट। तो यह था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसके साथ ही अल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला स्टेट तो कार्बन 1 से लेकर के 4 कार्बन तक के जो हमारे अल्केन होते हैं गैस के फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और 5 से लेकर के 17 कार्बन तक वाले लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड 18 कार्बन ऑनवर्ड्स सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। हमारे अल्केन जितने भी होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं, राइट। इनके पास कलर, टेस्ट, स्मेल कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो अल्केन है वो अल्केन जो किरोसिन ऑयल होता है, किरोसिन ऑयल, और मेजर जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम होता है जो दूसरे कंट्री से आता है वो अल्केन के फॉर्म में ही आता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अल्केन एक नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, तो इनके बीच में ओनली लगता है वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो वेंडर वाल फोर्स जो है हमारा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट पे। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका वेंडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीन्स जैसे जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, एमपी और बीपी। राइट, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, मोलेकुलर वेट इंक्रीजेज तो वेंडर वाल फोर्स इंक्रीजेज, वेंडर वाल फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, राइट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ एक और बात है, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेम टाइप के कंपाउंड का सीरीज होता है जहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव्स के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। देख लो, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, राइट। होमोलोगस सीरीज सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज है जिनके 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है ओनली। तो यह हुआ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब यह एक और बात, अगर मोर देन वन अल्केन का मोलिकुलर वेट अगर सेम है तो जैसे जैसे उनके अंदर ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, एमपीबीपी डिक्रीज होगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 कार्बन का ही अल्केन है, ब्रांच आ गया, तो आप देख रहे हो तीनों का मोलिकुलर वेट सेम है बट ब्रांचिंग बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे वेंडर वाल फोर्स भी डिक्रीज होगा और एमपी एंड बीपी भी डिक्रीज होगा। एमपी ज़्यादा ही डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए राइट है कि वेंडर वाल जो फोर्स है वो मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, लेकिन मोलिकुलर वेट के साथ साथ मोलिकुल के शेप पे भी डिपेंड करता है। जब मोलिकुल लीनियर होता है तो एक दूसरे को ज़्यादा फेस करता है, मैक्सिमम एटम एक दूसरे को फेस करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में लगने वाला वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे मोलिकुल के अंदर ब्रांच आएगा, मोलिकुल के अंदर स्फेरिकल नेचर डेवलप हो जाएगा, और स्फेरिकल होने से जब दो स्फेरिकल बॉडी एक दूसरे के करीब आता है तो एक पॉइंट पे टच करता है, बहुत कम पार्ट एक दूसरे को फेस करता है, इसलिए स्फेरिकल मोलिकुल्स के बीच में वेंडर वाल फोर्स कम हो जाता है, इसलिए एमपी और बीपी भी कम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। तो हमारे जो अल्केन है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स है, और हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी में डिजॉल्व होता है, इसलिए अल्केन हमारे अल्केन में ही सोल्युबल होता है।
अल्केन हमारा वाटर में सोलेबल नहीं होता, अल्केन अल्केन में सोलेबल होता है। अल्केन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारा CCl4, बेंजीन, टॉल्यूइन, इस सब में सोलेबल होता है। यही वजह है कि हम लोग अल्केन का इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनिंग में। बहुत सारा कपड़ा साफ ड्राई क्लीनिंग में अल्केन का इस्तेमाल होता है। पेट्रोल जो होता है उसका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जितना भी ग्रीज ओरीज रहता है, डर्ट हमारे कपड़े के ऊपर, उस सब के अंदर ऑयली डर्ट जितना होता है सबके अंदर हाइड्रोकार्बन रहता है, और वो हाइड्रोकार्बन इजीली डिजॉल्व हो जाता है और फिर मिशेल बन करके वो डर्ट बाहर निकल जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहला है, सबसे बड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? हैलोजिनेशन का डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। अल्केन का हैलोजिनेशन हमेशा यूवी लाइट मीन सनलाइट के, यूवी लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और नहीं तो हीट के प्रेजेंस में होता है। यूवी लाइट और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन एक चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे हमारा हैलोजन अल्केन के 1 हाइड्रोजन को भी हटाता है, 2 को भी हटा सकता है, 3 को भी हटा सकता है, 4 को भी हटा सकता है। मीन्स जितना भी अल्केन के पास हाइड्रोजन है सबके सबको हटा सकता है। तो लेकिन अगर मोनो हैलोजिनेशन जो होता है 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो हैलोजन लगता है वो सबसे कॉमन प्रोडक्ट होता है। तो CH3X + HX में लिख दिया। लेकिन यह रिएक्शन एक्चुअल में चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होता है। मीन्स मोनो हैलोजिनेशन पे स्टॉप नहीं होता है। मीन्स यह पॉली हैलोजिनेशन पॉली हैलो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मीन्स एक्चुअल में एक्चुअल जो रिएक्शन होता है इन एक्चुअल रिएक्शन, जब हम लोग मीथेन को X2 से रिएक्शन कराएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। लगभग टेम्परेचर हमारा 573 केल्विन से लेकर के 773 केल्विन तक के आसपास रहता है टेम्परेचर, रिएक्शन होता है। मीन्स अब तो यहाँ पे मोनो हैलोल्केन भी फॉर्म होता है, डाई हैलोल्केन भी फॉर्म होता है, ट्राई हैलोल्केन भी फॉर्म होता है। मीन्स यहाँ पे टेट्रा हैलोल्केन फॉर्म होता है। मीन्स इस रिएक्शन में 1 हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगता है वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 2 हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगता है वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 3 हाइड्रोजन को हटाकर प्रोडक्ट फॉर्म वो भी फॉर्म होता है, 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हैलोजन वो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और साथ में HX तक फॉर्म होता है। ये चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होता है, इसलिए मोर देन 1 हैलोल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप अल्केन यहाँ पे अगर एक्सेस ले लोगे, जैसे मान लो मीथेन को मैं एक्सेस ले लूँ, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैं मीथेन को एक्सेस ले लूँगा तो जब ये एक्सेस हो जाएगा अल्केन, तो एक ही हाइड्रोजन को हटा पाएगा हैलोजन हमारा, क्योंकि बहुत सारा हैलोजन के रिस्पेक्ट में अल्केन बहुत ज़्यादा है। तो एक ही मोनो हैलो डेरिवेटिव भी फॉर्म करेगा, एक ही हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगा पाएगा, और उस केस में मेजर प्रोडक्ट हो जाता है मोनो हैलो अल्केन। यह मेजर हो जाता है। लेकिन मिटा रहा हूं ऊपर वाला। लेकिन अगर आपका हैलोजन अगर एक्सेस हो गया तो इस केस में क्या होगा? मीन्स सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यह हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई भी एक्सेस मेंशन नहीं है, फिर नथिंग मेंशन्ड एज एक्सेस इन रिएक्शन, रिएक्शन में किसी के बारे में नहीं कह रहा है कि एक्सेस है, देन व्हाट विल हैपन? अगर कोई एक्सेस नहीं है, तो जब कोई एक्सेस नहीं लिखा रहता है तो अल्केन एक्सेस मानते हैं, राइट? तो क्लियर हो गया। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा? मोनो हैलोल्केन होगा। मीन्स 1 हाइड्रोजन को हटा करके जो हैलोजन लगता है वही वाला मेन होता है। ओके।
अब हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे हैलोजन हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इस सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ X2 टुवार्ड्स अल्केन, अल्केन के टुवार्ड्स X2 का रिएक्टिविटी। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है F2, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, सबसे कम I2। मीन्स फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मीन्स फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव टू कंट्रोल, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराते ही नहीं हैं। अल्केन को डायरेक्टली फ्लोरीन से नहीं रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का इग्निशन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर एटमॉस्फेयर में फायर जनरेट हो जाता है। शॉर्ट टाइम में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा तो खुद ब खुद ही बर्निंग शुरू हो जाएगा। जैसे तुम लोग बचपन में देखा होगा, पावर ग्लास को जब हम लोग सन के सामने रख करके पेपर में डालते थे तो पेपर जल जाता था, क्योंकि पावर ग्लास करता क्या था कि सनलाइट को एक कंसंट्रेट करके पेपर पे फेंकता था, जिसकी वजह से पेपर का टेम्परेचर बढ़ जाता था और पेपर का टेम्परेचर आप बढ़ने के बाद उसको इग्निशन एनर्जी मिल जाता था, फिर उसका बर्निंग शुरू हो जाता था। तो इतना ज़्यादा यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्लोरीन कि सराउंडिंग में फायर प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। आयोडीन इतना कम रिएक्टिव होता है, वेरी स्लो होता है। आयोडीन इज टू स्लो टू स्टडी, आयोडीन का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आयोडीनेशन भी अल्केन का नहीं कराते हैं। बेसिकली हम लोग अल्केन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी मॉडरेट होता है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। बट इट डजेंट मीन वी कांट फ्लोरिनेट अल्केन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अल्केन का फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन आपको ये करना क्या पड़ेगा कि फ्लोरीन के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। तो फ्लोरीन के रिएक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फ्लोरीन के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने का तरीका है कि फ्लोरीन को डाइल्यूट कर दो। फ्लोरीन मीन्स अल्केन को जब आप रिएक्शन कराओ फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन में इनर्ट गैस मिक्स कर दो, इसमें इनर्ट गैस मिक्स कर दो, इनर्ट गैस और फ्लोरीन के मिक्सचर से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन रेट मॉडरेट होगा, क्योंकि इनर्ट गैस जब मिक्स कर दोगे तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। उसी तरीका से अगर आपको आयोडीन से रिएक्शन कराना है, मीन्स अल्केन का आयोडीनेशन कराना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तब होगा। जैसे आप मीथेन को जब आयोडीन से आप रिएक्शन कराते हो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यह होता है कि रिएक्शन तो हो जाता है, आयोडोमीथेन फॉर्म हो जाता है, HI भी फॉर्म हो जाता है। HI बहुत ही खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स H देने वाला। HI करता क्या है कि तुरंत फिर हाइड्रो अल्केन पर अटैक करता है और अपना हाइड्रोजन इसमें लगा देता है और इसको अल्केन बना देता है और I2 बन जाता है। HI के रिड्यूसिंग पावर की वजह से यह रिएक्शन बन जाता है रिवर्सिबल। जब रिवर्सिबल हो गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट अल्केन ज़्यादा स्टेबल भी होता है, इसलिए यह इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में ही शिफ्ट हो जाता है। मीन्स आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन इस मेथड से, तो आपको क्या करना होगा? आपको HI के रिड्यूसिंग पावर को कंट्रोल करना होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लाना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3, अगर आप आयोडीनेशन करना चाहते हो तो HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में कराओ तो हो जाएगा। अब ये लोग क्या करता है, HiO3 यूज कर लोगे तो जो HI फॉर्म होता है उस HI को पकड़ता है हमारा HiO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी इसको पकड़ता है, पकड़ के देखो करता क्या है, 3I2 में कन्वर्ट कर देता है और वाटर बन जाता है। मीन्स हमारा HiO3 HI को I2 बना दिया
अब HI जब रहेगा ही नहीं तो रिवर्स रिएक्शन होगा कहाँ से? तो इस तरीका से हमारा आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आप आयोडोएल्केन फॉर्म करना चाहते हो तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में कराना होगा, राइट। तो ये तरीका है। अब हम लोग इस हैलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, यह रिएक्शन कई स्टेप से होता है। पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि X2 का हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, UV लाइट के प्रेजेंस में। यह होमोलाइसिस होता है, होमोलिटिकली X2 का बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 हैलोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। सेकेंड स्टेप में हैलोजन फ्री रेडिकल हमारे अल्केन पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को बाहर निकाल लेता है। ये H फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के HX बन जाता है और साथ में अल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में वो अल्काइल फ्री रेडिकल हमारे X फ्री रेडिकल से कनेक्ट होकर के हैलो अल्केन बन जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको कहा जाता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको कहा जाता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। इस चेन को आगे बढ़ा रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, इसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। और ये होता है चेन टर्मिनेशन, मीन्स चेन टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे जाकर रुक गया, इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, राइट। यह रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो कोई एक स्टेप उसका रेट डिटर्मिन स्टेप होता है। यही इस रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटर्मिन स्टेप, RDS, रेट डिटर्मिन स्टेप। मीन्स इस रिएक्शन का रेट इसी पे में डिपेंड करता है और यह स्टेप होता है जो सबसे स्लो होता है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो जो स्टेप सबसे स्लो होगा उसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मान लो 2 टीम है, एक गर्ल्स का टीम है, एक बॉयज़ का टीम है। दोनों टीम का रनिंग कंपटीशन है, दोनों में 2-2 कंटेस्टेंट है। इसके कंटेस्ट 2-2 है, दोनों में कंटेस्टेंट। और राइट, अब क्या है कि एक गर्ल 10 सेकेंड से पहुंची जहां पर रनिंग कंपटीशन में, जहां टारगेट है। दूसरी गर्ल 20 सेकेंड से पहुंची। एक बॉय 5 सेकेंड से पहुंच गया, लेकिन दूसरा बॉय 5 मिनट में पहुंचा। तो आप बताओ दोनों में से कौन टीम जीती? गर्ल्स की टीम की बॉयज़ की टीम? गर्ल्स की टीम जीती, क्योंकि गर्ल्स के टीम में आप देख लो जो दूसरी लड़की थी 20 सेकंड में पहुंच गई, मीन्स पूरा का पूरा टीम 20 सेकंड में पहुंच गया। बॉयज़ में तो एक बच्चा पहुंच गया 5 सेकंड में, लेकिन दूसरा जो भोंद वाला है वो 5 मिनट में पहुंचा। तो जब तक भोंद का नहीं पहुंचेगा तब तक टीम नहीं पहुंचेगी। इसलिए टीम का रेट कितना हो गया? 5 मिनट में बॉयज़ टीम पहुंचा। तो इस बॉयज़ टीम के रेट किस पे डिपेंड हुआ? जो भोंद कैंडिडेट है, जो स्लो है। इसलिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप्स में होगा
तो जो स्लो स्टेप होगा उसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, उसी स्टेप को आरडीएस बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, तो यहाँ मीनिंग यह है जैसे मान लो इस स्टेप को होने में अगर 1 मिनट समय लगता है तो इस स्टेप को होने में लगेगा आपका 10⁻⁻4 सेकेंड, इस स्टेप को होने में लगेगा 10⁻⁻6 सेकेंड -3 सेकेंड। तो 1 मिनट के रिस्पेक्ट में 10⁻⁻4 सेकेंड 10⁻⁻3 सेकेंड्स बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसी स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही आरडीएस होता है, वही रेट डिटरमिन स्टेप होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ मैकेनिज्म हुआ। इस रिएक्शन में एक और बात मैं बताऊंगा, हमारा हैलोजन और अल्केन का जो रिएक्टिविटी होता है वो हैलोजन का रिएक्टिविटी मैं पढ़ा दिया कि किसी पर्टिकुलर अल्केन से अगर F2Cl2 Br2 I2 सब रिएक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑर्डर क्या होगा। लेकिन हमारे पास अल्केन भी तो वेराइटी के हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। तो इथेन मीथेन प्रोपेन में इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा, मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन टुवार्ड्स हैलोजन क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हमारा अल्केन का हाइड्रोजन हट के क्या प्रोड्यूस करता है, अल्काइल फ्री रेडिकल। तो जो हाइड्रोजन जितना स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा वह हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव होगा। आपको पता है कि प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, टर्शियरी हाइड्रोजन टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। और मैं बताया हूं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी, राइट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन towards halogenation reactivity of hydrogen of alkane towards halogenation depends upon stability of alkyl free radical। देखो जी, आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी, तो मैं बताऊं कि मिथाइल फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, इथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, अल्फा हाइड्रोजन 3 आ गया। इससे ज़्यादा स्टेबल होगा यह फ्री रेडिकल, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये टर्शियरी फ्री रेडिकल। यह हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल, यह हुआ प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल, यह हुआ 2 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल, यह हुआ 3 डिग्री अल्काइल फ्री रेडिकल। क्या, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके 2 रीजन, एक तो हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 9, और साथ में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने अल्काइल से। इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कार्बन फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशिएंसी है। कार्बन फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑक्टेट से 1 कम रहता है, तो उसको भी अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस डिफिशिएंसी को कम कर देता है और स्टेबलाइज कर देता है। इसलिए याद रखेंगे मिथाइल अल्काइल से मोर स्टेबल प्राइमरी अल्काइल, उससे मोर स्टेबल सेकेंडरी अल्काइल, उससे मोर स्टेबल टर्शियरी अल्काइल, राइट। तो जो ऑर्डर है अल्काइल के स्टेबिलिटी का वही ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, उससे कम होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, उससे कम होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, राइट। तो यह हुआ हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। ओके, तो अब ये था
हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रॉपर्टी जो है अल्केन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी अल्केन, हालांकि इसमें एक दो बातें और है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तभी एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि जैसे ये प्रोपेन हमारा है, इसका अगर हैलोजिनेशन करना होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो किसी अल्केन से कितना मोनो हैलोल्केन फॉर्म होगा वो उसके टाइप ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। इसके पास दो तरह का हाइड्रोजन है, एक ए और एक ए। तो एक ए हाइड्रोजन यहाँ से हटकर बनेगा हैलोल्केन और यहाँ से हटकर बनेगा, दोनों फॉर्म होगा। मीन्स दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, एक ए भी फॉर्म होगा और एक ए भी फॉर्म होगा। ये दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन होगा इसको आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके, अगला हमारे अल्केन का प्रॉपर्टीज है कंबशन ऑफ अल्केन। अल्केन का कंबशन, हमें पता है कि अल्केन का जब कंबशन होता है तो जितने भी कार्बन होगा सबके कार्बन क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो N कार्बन CO2 बन गया, जितना भी हाइड्रोजन है सब बन जाएगा वाटर N+1 H2 बन गया। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 CO2 के पास 2 ऑक्सीजन, तो N CO2 है तो 2N ऑक्सीजन यहाँ चाहिए, यहाँ N+1 ऑक्सीजन चाहिए, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3N+1 ऑक्सीजन। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3N+1/2, क्योंकि वो 2 है, बैलेंस हो गया। अगर आप ऑक्सीजन गैस का लिमिटेड सप्लाई करते हो, O2 का लिमिटेड सप्लाई करोगे लिमिटेड सप्लाई अगर करते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जितना भी कार्बन होगा वो सब बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इस बार भी हाइड्रोजन वाटर ही बनेगा। इस पर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 CO के पास 1 ऑक्सीजन, N CO तो N ऑक्सीजन, यहाँ पे N+1 ऑक्सीजन, दोनों को मिला देंगे 2N+1/2 हो जाएगा। अगर आप वेरी लिमिटेड सप्लाई कर दोगे, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी कार्बन होगा सब कार्बन ब्लैक बन जाएगा, कार्बन ब्लैक। और इस बार भी हाइड्रोजन वाटर ही बनेगा, तो इस बार ऑक्सीजन हो जाएगा N+1/2, राइट। तो ये कंबशन रिएक्शन हुआ हमारे अल्केन का। इसके बाद है आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन। आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन मीन्स नॉर्मल अल्केन को हम लोग जब हीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस का मीनिंग हुआ जिसमें वाटर नहीं हो, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा नॉर्मल अल्केन ब्रांच अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया। यह दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन, मीन्स कन्वर्सन ऑफ नॉर्मल अल्केन इनटू ब्रांच्ड अल्केन ऑन हीटिंग विथ एनहाइड्रस AlCl3 इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में रिएजेंट एक ही रहेगा, प्रोडक्ट अलग मिलेगा। जैसे मीथेन का अगर हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573
केल्विन टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर। तो होता क्या है, यहाँ पे बनता है मेथनॉल, मेथनॉल बन जाता है, राइट। अगर वही मीथेन को का ऑक्सीडेशन कराते हो आप मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड और साथ में बन जाता है H2O। यही अल्केन को, इस बार इथेन को हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एंड मैग्नीशियम एसीटेट से, मैग्नीज एसीटेट से ऑक्सीडेशन कराते हैं, उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटिक एसिड बन जाता है और साथ में 2H2 बन जाता है। तो आप देख लो ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मींस रिएक्टेंट सेम, कैटलिस्ट का अलग अलग सिलेक्शन से हम लोगों ने क्या बदल दिया, प्रोडक्ट बदल दिया। तो यह कहलाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। इस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में एक और रिएक्शन आता है और वह रिएक्शन यह है KMnO4 के साथ। अगर आप मीथेन को, KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे ऑक्सीडाइज कराओगे नो रिएक्शन। इस अल्केन को KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओगे ये भी नो रिएक्शन। अगर आपके अल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन है, उस अल्केन से अगर आप KMnO4 को रिएक्शन कराओगे, इस बार KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यह हमारा हुआ अल्केन का ऑक्सीडेशन, काफी इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है। इसके बाद अंतिम रिएक्शन से जस्ट एक पहले दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग ऑफ अल्केन। पायरोलाइसिस और क्रैकिंग ऑफ अल्केन, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। इसमें होता क्या है पायरोलाइसिस में हम लोग एक्चुअल में एल्केन को हिट करते हैं और इसको छोटे छोटे अल्केन, अल्कीन और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। एक इसको हिट करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, एक C3H6 प्लस C2H6 प्लस CH4, कितना हो गया ये देखते हैं, 3 2 5 5 और 1 6 कार्बन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 6 6 12 12 और 4 16 हो गया, 2 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे C2H4, राइट। अब हो गया 3 2 5 कार्बन, 5 और 1 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 4 14, ठीक हो गया। मीन्स जब हम लोग, पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अल्केन को जब हम लोग हिट करते हैं, बड़े बड़े अल्केन को हिट करते हैं तो छोटे छोटे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में ब्रेक हो जाता है। एक्चुअल में पायरोलाइसिस जो जनरल प्रोसेस है, ये हाई मोलिकुलर मास अल्केन, हाई मोलिकुलर मास अल्केन को हिट करते हैं हम लोग, तो ये कन्वर्ट होता है स्मॉलर अल्केन प्लस अल्कीन प्लस हाइड्रोजन गैस। यह है पायरोलाइसिस ऑफ क्रैकिंग जनरल। जितना भी क्रूड ऑयल आता है ओपेक कंट्रीज हमारे इंडिया में, इंडियन रिफाइनरीज कंपनी यही काम करती है, पायरोलाइसिस करती है, अल्केन को हिट करके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करती है और उससे हमें गैसोलीन मीन्स पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, अलकतरा मिलता है। मीन्स 50 से ज़्यादा ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो सब के सब क्रूड ऑयल मीन्स हाई मोलिकुलर मास अल्केन के पायरोलाइसिस से ही प्रोड्यूस होता है। यही तरीका है। तो जैसे यहाँ पे C6H14 को हिट किया हम लोग तो ये फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जब भी आप हाई मोलिकुलर मास वाले अल्केन को हिट करोगे तो छोटे छोटे मोलिकुलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट होगा, अल्कीन में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ब्रेक होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग
पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। पायरोलाइसिस वर्ड पायर और लाइसिस से आया। पायर का मतलब होता है आग, फायर, PYR, पायर मीन्स फायर, और लाइसिस ब्रेकिंग मीन्स किसी को हीट करके जब ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। ओके, इसके बाद अंतिम रिएक्शन अल्केन का है और वह है एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन मीन्स नेम से निकले दिया अल्केन का एरोमेटिक फॉर्म। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन को जब हम लोग नॉर्मल हेक्सेन को जब हम लोग हीट करते हैं, क्रोमा Cr2O3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्यूमिना, इस सब के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं और 773 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, 10 से लेकर 20 ATM तक का प्रेशर रखते हैं, तो हमारा यह नॉर्मल हेक्सेन एरोमेटाइज होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन बन जाता है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का एरोमेटाइजेशन हो गया। अगर नॉर्मल हेक्सेन की जगह पे अगर आप हेप्टेन ले लोगे, इसमें 7 कार्बन रहेगा, तो 6 कार्बन जो आपका है वो तो बेंजीनिक बन जाएगा और 1 कार्बन जो है वो अल्काइल चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एन हेप्टेन, इसको फिर वही कहानी, उसी के प्रेजेंस में हिट करोगे, क्रोमा Cr2O3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 से 20 ATM प्रेशर पे अगर इसको हिट करोगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल बेंजीन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? टॉल्यून बोलते हैं। राइट, मीन्स जितना बड़ा अल्काइल चेन ले लो, कार्बन ले लो, 6 वाला बेंजीन बन जाएगा, रेस्ट जो कार्बन बचेगा वो ब्रांच बन जाएगा, मीन्स अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। यह रिएक्शन कराता है एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। इसके साथ ही अल्केन कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दूसरे को बताइए और दूसरे के पास भेजिए। ओके, थैंक यू, और कमेंट भी कीजिए।